फादर ऑफ गायनेकोलॉजी, जिस बंदे ने स्त्री रोग की ऑब्स्टेट्रिक्स की नींव रखी, वह एक महान डॉक्टर जिसने कई ऐसे ऑपरेशन इजाद किए जो हम आज तक की नॉलेज हमारी बढ़ाते हैं। एक महान शख्स, बट क्या वो एक हीरो था या विलन? क्या वो एक महान साइंटिस्ट था या एक नस्लवादी इंसान? आइए देखें। 1813 में डॉक्टर जे मैरियन सिम्स का जन्म हुआ। आगे चल के वह एक प्रख्यात डॉक्टर बने। कई चीज़ों का उन्होंने आविष्कार किया और उनका काफ़ी डॉक्टर समाज में नाम था, साइंटिस्ट समाज में नाम था, और उनके जो उल्लेख हैं, जो उनके काम हैं, आज तक हम लोग जानते हैं और उनसे हमें आज तक मदद मिलती है। अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के लिए वह अमेरिका के दक्षिण भाग में यानी एलाबामा नामक जगह में जाके बस गए और वहीं उन्होंने एक अस्पताल खोला। और यहीं से ये रोचक कहानी शुरू होती है, क्योंकि यहीं उनकी कर्मभूमि थी और यहीं सारी कंट्रोवर्सी पैदा हुई। क्यों हुआ, क्या हुआ, जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एलाबामा जाना उनका क्यों इस चीज़ के लिए इतना महत्वपूर्ण है। 1812 के टाइम यूएसए में, अमेरिका में, तब वो यूएसए पूरा नहीं था, अमेरिका का जो एरिया था जो अब यूएसए कहते हैं, वहाँ पे कॉटन प्लांटेशन हुई, कॉटन इंडस्ट्री। और कॉटन इंडस्ट्री उस समय ऐसा बूम आया कि दुनिया की 3/4 कॉटन शायद वही लोग सप्लाई कर रहे थे। और पैसे के लिए तो इंसान भागता ही भागता है, आज भी भागता है। तो उस समय भी लोग पैसे के लिए भागे। और उस समय जो 1810 में 10,000 लोगों की अलबामा की आबादी थी, 1830 आने आने तक 3 लाख की हो गई और बढ़ते रही बढ़ते रही बढ़ते रही। बट उसमें खास बात ये थी कि कॉटन प्लांटेशन कोई फैक्ट्री में तो होता नहीं, आपको उसके लिए चाहिए मजदूर। और मजदूर वो लाए स्लेव्स या गुलामों के तौर पे। तो 50% या उससे भी ज़्यादा आबादी जो थी वह गुलामों की या मजदूरों की थी, और उनमें से अधिकांश अफ्रीका से आए थे, यानी अफ्रीकन स्लेव ट्रेड। तो डॉक्टर सिम्स का जो अस्पताल था उसमें जो अधिकांश मरीज थे वो वही अफ्रीकन स्लेव्स थे, क्योंकि स्वाभाविक है गरीबों को बीमारी ज़्यादा होती है। उनका वो ट्रीटमेंट करने लगे और धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि उन्हें भी रुचि हुई और वो बीमारियां देखने लगे जो उन्होंने मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी की बीमारियां जो मेडिकल कॉलेज में उस समय उतनी नहीं पढ़ाई जाती थी। इनफैक्ट उस ज़माने में जो ये स्त्री रोग और प्रसव वाली चीज़ें होती थी उसे मिडवाइफरी कहते थे, और वह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को नहीं पढ़ाई जाती थी, वो आगे जाके वो प्रैक्टिस में ही सीखते थे। तो उनको वो बहुत पेशेंट मिलने लगे क्योंकि उन अफ्रीकी स्लेव्स में ये बीमारियां थी। और उनमें से एक ज़्यादा बीमारी थी, उसे हम कहते हैं वसाइको वजाइनल फिस्टुला, यानी कि पेशाब की थैली और जो जनाना रास्ता होता है वजाइना, उसके बीच में एक छेद बन जाता है जिससे पेशाब लीक करते रहती है। और महिलाएं इससे काफ़ी परेशान होती थी। उस ज़माने में इसका कोई इलाज नहीं हो पाता था, सारी सर्जरी जो इसमें होती थी फेल हो जाती थी। वो टाइम था जब डॉक्टर सिम्स ने उस पर शोध किया। 1845 से 1849, इन 4 सालों में डॉक्टर सिम्स ने ठान ली कि मैं इस बीमारी का इलाज करूंगा। यह बीमारी क्या है आप उसे समझें। जब बच्चा पैदा होता था, तब वो बच्चा निकलता है जब जनाना रास्ते से, तो उस पे जनाना रास्ते पे एक जोर का प्रेशर आता था। और अगर वह बड़ा बच्चा हो या महिला कम उम्र की हो, उसका रास्ता फेवरेबल ना हो, तो पेशाब के थैले में जोर आता था। बहुत देर तक जोर रहने से वह हिस्सा सड़ जाता था और एक छेद बन जाता था। इसे ही कहते हैं वसाइको वजाइनल फिस्टुला। आजकल ये बहुत कम है क्योंकि महिलाएं सही टाइम पे बच्चों को जन्म दे रही हैं, और अब सिजेरियन सेक्शन और मेडिकल फील्ड में इतने एडवांसमेंट्स हैं कि ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है बच्चा पैदा होने में। बट उस समय ये बहुत प्रचलित था। और जो स्लेव्स होते थे खासकर, उनमें 13-13 साल की उम्र में यह बच्चे पैदा हो जाते थे। तो ऑब्वियस सी बात है उनमें ये चीज़ ज़्यादा होती थी, और ये एक ऐसी बीमारी थी जो मरीजों को परेशान कर देती थी। अब यहाँ आए डॉक्टर सिम्स और उन्होंने इसका इलाज किया, इस पे ऑपरेशन किए, उन 4 सालों पे कई बीमार मरीज ठीक किए, और इसी से उनकी बहुत ख्याति हुई और नाम हुआ। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट यानी सिम्स स्पेकुलम जो आज भी यूज़ होता है बनाया। सिम्स पोजीशन जो ऑपरेशन की पोजीशन होती थी वो उन्होंने ईजाद करी और कई चीज़ें करी। इनफैक्ट 1861 में जब अमेरिका में सिविल वॉर हुई तो वो यूरोप चले गए, और यूरोप में भी उनका बहुत नाम हुआ। यहाँ तक नेपोलियन द थर्ड की वाइफ को भी यही बीमारी हुई
और उन्होंने उसे ऑपरेशन करके ठीक किया। तो सोचें उस ज़माने में उनका क्या नाम हो गया होगा। फिर वो अमेरिका वापस आए, उन्होंने गायनेकोलॉजी सोसाइटी अमेरिका की इस्टेब्लिश करी, उसका प्रेसिडेंट बने, वह अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट बने और 1883 में जब वो मरे तो उनके ऑनर में एक पुतला बनाया गया, उनका एक बुत, एक मूर्ति बनाई गई जो सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में लगाई गई और वहीं पर थी। लेकिन कहानी का ट्विस्ट, अब आई वो कंट्रोवर्सी, और वो क्या है आइए देखें। वो 4 साल जो वो रहे थे एलाबामा में, उन्होंने जो उस बीमारी पे शोध किया वह स्लेव्स पे किया, यानी गुलामों में। किताबों के अनुसार अगर आप देखें तो भाई उन्होंने तो उन्हें ठीक कर दिया, बट कैसे? उस ज़माने में ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया नहीं होता था। एनेस्थीसिया का यानी बेहोशी का उसी समय इजाद हुआ था और डॉक्टर सिम्स के वहाँ तो उस चीज़ का कोई प्रचलन था ही नहीं, क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था कि एक जगह बेहोशी आ गई तो दूसरी जगह भी तुरंत आ जाएगी। तो उन महिलाओं के जो ऑपरेशन हुए, एक नहीं कई हुए, और वह बिना बेहोशी के हुए। तो सोचो उन्होंने क्या दर्द सहन किया होगा। दूसरा, क्या ये एथिकल था? क्या उनसे उन्होंने परमिशन ली? शायद नहीं, क्योंकि उनके पास जो गुलामों के मालिक होते थे वो अपने गुलामों को छोड़ जाते थे कि भैया इन्हें ठीक कर दो, इनके खाने पीने की जिम्मेदारी आपकी, इनके लाइसेंसेस हम देखेंगे। डॉक्टर साहब उस पर शोध करते रहे, यहाँ तक कि एक महिला में उन्होंने 30 बारी ऑपरेशन किया। सोचो उसे कितना दर्द हुआ होगा, बिना बेहोशी के 30 ऑपरेशन। क्या उसने वो अपनी मर्जी से कराए या डॉक्टर साहब ने ज़बरदस्ती किए? ये किसी को नहीं पता, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप खाली अनुमान लगा सकते हो। बट जितनी हमारी समझ है, जो लिटरेचर कहता है, शायद नहीं, ज़्यादातर महिलाओं में नहीं। उन 4 सालों में उन्होंने 12 स्लेव्स यानी कि गुलाम अफ्रीकियों का इलाज किया, और उनके सबके नाम तो हमें नहीं पता, बट एनार्का, बेट्सी और लूसी 3 लड़कियां थी जिनका नाम लिटरेचर में अभी भी है। एनार्का पे शायद 30 ऑपरेशन हुए थे और उसी को ठीक करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। लूसी नामक लड़की तो मरते मरते बची थी। हालांकि सब वो बचे, लेकिन उन्होंने कितने कष्ट झेले ये आप अंदाज़ा ही लगा सकते हो। और इसी से डिबेट शुरू होती है एथिक्स की, और 2018 में इस चीज़ पे बड़ा एक मूवमेंट हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, और जो उनकी मूर्ति लगी थी सेंट्रल पार्क में उसको डिसाइड किया गया कि नहीं, वहाँ से हटाया जाए क्योंकि ये गलत होगा, और वहाँ से हटा के उनकी कब्र के पास वो मूर्ति लगा दी गई। डॉक्टर सिम्स ने गायनेकोलॉजी के फील्ड में तो काफ़ी काम किया, बट एट व्हाट कॉस्ट? एथिक्स मेडिकल साइंस में बहुत ज़रूरी होती है, और ऑपरेशन आप बिना कंसेंट के किसी का नहीं कर सकते। वह ज़माना अलग था, उस ज़माने में शायद उनको ये अलाउ कर दिया गया और उन्होंने भी ये कर लिया, बट ऐसा अब कोई नहीं कर सकता और करना चाहिए भी नहीं। ये एक गलत बात होती है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? एक, कि कोई हीरो भी ज़ीरो बन सकता है, विलेन बन सकता है। नंबर 2, हम डॉक्टर्स को कंपैशनेट होना भी चाहिए, होते भी हैं, और एथिक्स हमारे फील्ड में बहुत ज़रूरी है। और इस कहानी से हम सबको सीख मिली कि भैया आप कोई भी रिसर्च करो तो एथिक्स के दायरे में रह के, एक अपने जो एक मानवता होती है, मानवता को हृदय में रखते हुए आपको कोई रिसर्च करनी चाहिए। आप किसी मरीज को रिसर्च के कारण हानि नहीं पहुंचा सकते। इस कहानी के हीरो शायद डॉक्टर सिम्स नहीं है, वह 12 लड़कियां थी, जो 12 गुलाम लड़कियां थी, जिनके बलिदान से, हालांकि वो मरी तो नहीं, लेकिन उनका इलाज कराना भी, उनका एक जो दर्द एंड्योर करना है, एक बलिदान ही था। उससे मॉडर्न गायनेकोलॉजी के कई ऑपरेशंस की नींव रखी गई, और हम सब डॉक्टर्स और सारी दुनिया शायद उनका थैंक करती है। ये अनसंग हीरो हैं मेडिकल साइंस की, जिनके अधिकांश के तो नाम नहीं पता, बट एनार्का, बेट्सी और लूसी, इन तीनों के नाम हमें ज़रूर पता है। और ये शायद बड़े हीरो हैं डॉक्टर जे मेरियन सिम्स से ज़्यादा। और ये थी डॉक्टर जे मेरियन सिम्स की कहानी। क्या वो हैं एक हीरो या एक विलेन? ये आप हमें बताएं। थैंक यू।